साल 2017 लंदन में एक नीलामी हुई। इसमें दुनिया भर के कई देशों के अलग अलग नोटों की बोली लगाई गई। इनमें एक नोट भारत का भी था, वो भी पूरे 100 रुपए का। इस नोट का सीरियल नंबर था HA078400। ये करीब 74 साल पुराना नोट था। इसकी कीमत 4 से 5 लाख तक मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जब बोली लगी तो इस नोट की कीमत मिली 56,49,650 रुपए। सवाल यह है कि ऐसा क्या था इस नोट में। दरअसल ये कोई आम भारतीय नोट नहीं था। ये भारतीय रुपए का वो वर्जन था जो कभी गल्फ कंट्रीज में चला करता था। लेकिन गल्फ में भारतीय करेंसी के यूज की शुरुआत कैसे हुई? आखिर इन देशों ने इंडियन रुपी यूज करना बंद किया और क्यों? क्या गल्फ कंट्रीज में इंडियन रुपीस का यूज फिर से शुरू होना चाहिए? ऐसा हुआ तो क्या होगा? आखिर क्या है इस नोट की कहानी? जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। देखिए 1950 में अगर आप गल्फ कंट्रीज में ट्रैवल करते थे तो आपको कभी करेंसी चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब गल्फ कंट्रीज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों में इंडियन रुपी ऑफिशियल करेंसी हुआ करता था। इतना ही नहीं, इंडिया रिजर्व बैंक ही इन्हें करेंसी इशू करता था। अगर गल्फ कंट्रीज में इंडियन करेंसी बंद नहीं होती तो शायद आज हमारा रुपया दुनिया भर में सबसे बड़ा होता। जैसे आज गल्फ कंट्रीज की करेंसी टॉप पर हैं। लेकिन इन्होंने इंडियन करेंसी को बंद क्यों किया, यह जानने से पहले हमें इसकी शुरुआत के बारे में जानना होगा। तो ये कहानी शुरू होती है 20 फरवरी 1837 से। इस दिन ब्रिटिश इंडिया का एक जहाज कलकत्ता से निकलकर जेद्दाह की तरफ जा रहा था और इस जहाज का नाम था दरिया दौलत। रात का समय था, ऊपर से ठंड और घना कोहरा, जिसकी वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए जब ये जहाज यमन के अदन बंदरगाह से होकर गुजर रहा था तभी ये एक चट्टान से टकरा गया और शिप आगे जाने लायक नहीं रहा। इसमें बेशकीमती सामान भरा हुआ था, इसलिए उसके ऊपर ब्रिटिश झंडे लगे हुए थे ताकि कोई उस पर हाथ न डाले। लेकिन जैसे बंदरगाह पर शिप खराब हुआ, अदन के सुल्तान मोहसिन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों को जब ये बात पता चली कि उनका जहाज किसी ने कब्जे में लिया है, वो आग बबूला हो गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना एक दूत सुल्तान के पास भेजा ताकि बातचीत से बात सुलझ जाए। दरअसल उस वक्त भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने का एक ही रास्ता था। मसाले, चीनी, जवाहरात, गेहूं, पान सुपारी, अरबी घोड़े, खजूर और ड्राई फ्रूट, इन सब चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पारस की खाड़ी और रेड सी से होते हुए अदन बंदरगाह और फिर वहां से मिस्र और आगे रोम तक होता था। इस पूरे रास्ते पर इस्लामिक रूलर का कंट्रोल था, इसलिए मसला सुलझाने में ही फायदा था और बातचीत के बाद दोनों में एक सौदा भी तय हो गया। लेकिन बात एक जगह पर आकर फंस गई। दरअसल सुल्तान मोहसिन चाहते थे कि पोर्ट पर दोनों का जॉइंट कंट्रोल रहे, लेकिन अंग्रेज पूरा कंट्रोल चाहते थे। एक साल की समझाने के बाद भी जब सुल्तान नहीं माना तो अंग्रेजों ने फौज भेजकर अदन पर अटैक कर दिया और उसे ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना दिया। अब अदन के हाथ में आते ही अंग्रेजों ने यमन से लगते गल्फ इलाकों जैसे बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान पर भी अंग्रेजों का दबदबा बनाना शुरू कर दिया और इसकी वजह थे मोती। दरअसल उस वक्त गल्फ कंट्रीज में मेन ट्रेड मोती का ही था, यानी तब तक वहां कच्चे तेल की खोज नहीं की गई थी। इराक में तब दुनिया के सबसे सुंदर मोती मिलते थे। इसके अलावा गल्फ कंट्रीज से खजूर और ऊंटों का भी ट्रेड होता था। यहाँ अच्छे खासे बंदरगाह थे, इसलिए अंग्रेजों ने गल्फ कंट्रीज को अपने कब्जे में ले लिया। वो मेनली इनका यूज ट्रेडिंग के लिए करने लगे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि उस वक्त खाड़ी की रियासतें बहुत छोटी छोटी थी, वहीं इनकी इकोनॉमी भी कुछ खास बड़ी नहीं थी। दूसरा, यहाँ बार्टर सिस्टम चलता था, यानी चीज के बदले चीज ली या दी जाती थी। तो ऐसे में यहाँ खुद की करेंसी जारी करने का कोई फायदा नहीं था। लिहाजा अंग्रेजों ने यहाँ इंडियन रुपया चलाना शुरू कर दिया, जो वो भारत में चलाते आए थे, और यही चलन हिंदुस्तान की आजादी के बाद भी जारी रहा। लेकिन क्यों? दरअसल गल्फ में रुपये के चलने का एक बड़ा कारण था, वो था इंडियंस का सोने को लेकर प्यार। तो दरअसल हुआ यूं कि 1844 तक साउथ अफ्रीका में सोने की खदानें मिल गई थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका से हाई क्वांटिटी में सोना हिंदुस्तान आने लगा। लेकिन सोने की वजह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था, क्योंकि सोने के बदले डॉलर और पाउंड जाते थे। आजादी के बाद सरकार ने ये जब सब नोट किया तो वो परेशान हो गए कि भैया ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लिहाजा नेहरू सरकार ने सोने पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब इंपोर्ट ड्यूटी से क्या हुआ होगा, आप गेस कर सकते हैं। दरअसल इससे तस्करी की शुरुआत हो गई, जिसने जन्म दिया मुंबई अंडरवर्ल्ड को। आपने कभी नोट भी किया होगा कि अंडरवर्ल्ड का दुबई और गल्फ के बाकी शहरों से काफी नजदीकी रिश्ता दिखाया जाता है। इसका कारण यह है कि जब सोने पर इंपोर्ट टैक्स लगा तो उस वक्त खाड़ी के देशों से भारत में सोने की तस्करी होना शुरू हो गई। इस स्मगलिंग के 3 कारण थे। पहला, गल्फ का इलाका भारत से नजदीक था। दूसरा, वहां और भारत में सोने की कीमत में काफी डिफरेंस था। और तीसरा, गल्फ में करेंसी की दिक्कत नहीं थी।
क्योंकि वहां भारत की ही करेंसी चल जाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1959 तक भारत में 92.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि आज के हिसाब से करीब 750 करोड़ का सोना स्मगल करके लाया जा चुका था। यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को जबरदस्त नुकसान हो रहा था। साथ ही जैसे पहले बताया कि इस तस्करी से बंबई में अंडरवर्ल्ड भी पनप रहा था। यानी आजादी के बाद सोने ने भारत सरकार का सोना ही हराम कर दिया था। सोने की तस्करी सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई और HVR अय्यंगर की लीडरशिप में एक टीम बनाई गई, जिसने गल्फ कंट्रीज के साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ भी बातचीत की। दरअसल खाड़ी के कई इलाकों में 1960 के दशक तक ब्रिटेन का कब्जा था। सोने की तस्करी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स ने फैसला किया कि गल्फ कंट्रीज में स्पेशल करेंसी चलाई जाए। इसके बाद भारत सरकार नया कानून लेकर आई, इंडियन रिजर्व बैंक अमेंडमेंट एक्ट 1959, जिसके तहत गल्फ रिजर्व बैंक ने कंट्रीज के लिए गल्फ रुपी जारी की। इन्हें तब बाहरी रुपया भी कहा जाता था, क्योंकि ये भारत से बाहर यूज के लिए थे। इन नोटों की खासियत ये थी कि इन्हें भारत से ही जारी किया गया था, लेकिन ये सिर्फ गल्फ के देशों में वैलिड यानी एक्सेप्टेड थे। भारत में इन्हें लीगल टेंडर नहीं माना जाता था। अब भारत से तो नया रुपया लॉन्च हो गया, लेकिन खाड़ी देशों का क्या, जो पुरानी करेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके लिए ये लगभग डीमोनेटाइजेशन जैसा ही था, क्योंकि एकदम से पुरानी करेंसी को एकदम से बदलना इतना आसान नहीं था। दरअसल जिस वक्त गल्फ रूपी लॉन्च हुई थी, उस समय खाड़ी के देशों में 30 से 50 करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे। इस दिक्कत से बचने के लिए सरकार ने फैसला किया कि इस करेंसी को लॉन्च करने के लिए 6 हफ्तों का समय दिया जाएगा, यानी करीब 1.5 महीने का। इस दौरान लोग पुराना पैसा इस्तेमाल कर सकते थे, साथ ही पुराने पैसे को एक्सचेंज करके नया रुपया भी ले सकते थे। गल्फ रूपी का नोट भारतीय नोटों जैसा ही हुआ करता था, सिर्फ हल्का फुल्का डिफरेंस था। जैसे नोटों के रंग अलग थे, इन्हें सिर्फ बंबई से जारी किया जाता था और इनके सीरियल नंबर में से Z जुड़ा होता था। गल्फ रूपी आने के बाद सोने की तस्करी में कुछ हद तक लगाम जरूर लगा, लेकिन इस दौरान रिजर्व बैंक ने एक चीज नोट की। दरअसल गल्फ में अभी पूरा पैसा इस्तेमाल हो रहा था। इसका भी रीजन था। एक्चुअली भारत से यात्रियों की बड़ी संख्या हज के लिए गल्फ कंट्रीज में जाती थी। ये लोग भारी अमाउंट में एक्सचेंज करने के लिए इंडियन करेंसी लेकर जाते थे। 1959 से पहले तक तो ये रूल था कि ये पैसा वापस रिजर्व बैंक के पास भेजा जाता था और रिजर्व बैंक इसके बदले पाउंड स्टर्लिंग चुका देता था। लेकिन 1959 के बाद ये रूल खत्म हो गया। अब डर ये था कि हज यात्री जो नोट लेकर जाते थे, कहीं उनका यूज तस्करी के लिए ना होने लगे। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने 2 नोट और जारी किए, जिन्हें हज नोट कहा जाता था। ये 10 और 1 रुपए के नोट थे, जिन्हें हज यात्री अपने साथ ले जाते। इन हज नोटों को मुंबई में पाउंड स्टर्लिंग में बदला जा सकता था, लेकिन ये सिर्फ हज के लिए थे। भारत में इन्हें लीगल टेंडर नहीं माना जाता था। हज नोटों का रंग भी इंडियन रुपीस से अलग था और इनके सीरियल नंबर भी HA प्रीफिक्स से शुरू होते थे, यानी सीरियल नंबर के आगे लगा होता था HA। जैसे कि हमने बताया कि 1959 में गल्फ रूपी की शुरुआत हुई, लेकिन ये लंबे समय तक चल नहीं पाया। साल 1961 में कुवैत ने अपनी अलग करेंसी जारी कर दी, दिनार। इसके बाद बहरीन ने 1965 में बहरीन दिनार जारी की और जल्द ही बाकी की गल्फ कंट्रीज भी अपनी अपनी करेंसी लेकर आई। नई करेंसी जारी करने के कुछ रीजंस भी थे। इसका पहला रीजन था कि गल्फ कंट्रीज में तेल की खोज हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। इसका एक दूसरा कारण था, जिसका कनेक्शन इंदिरा गांधी के एक फैसले से है। हमने जैसे बताया कि 1961 में कुवैत ने अपनी करेंसी शुरू की और फिर बाकी खाड़ी के देश भी अपनी करेंसी लाने लगे। लेकिन इसके बाद भी कुछ सालों तक साथ साथ इंडिया से जारी होने वाले गल्फ रूपी भी चलते रहे। लेकिन 1966 में इंदिरा गांधी के सत्ता में आते ही गल्फ रूपी को पूरी तरह से रोक दिया गया। दरअसल अभी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने 6 महीने ही हुए थे कि वो अचानक 6 जून 1966 को एक कैबिनेट मीटिंग बुलाती हैं। इस बैठक में एक फैसला लिया गया कि इंडियन रूपी को डिवैल्यू यानी कि इसका डिवैल्यूएशन किया जाएगा। डिवैल्यूएशन का मतलब है किसी देश की सरकार द्वारा दूसरे देशों की कंपेयर में अपनी करेंसी को गिरा देती है। इस फैसले के बाद रुपए की कीमत करीब 57% गिर गई। इससे पहले $1 4.76 इंडियन रुपए के बराबर था, लेकिन डिवैल्यूएशन के बाद $1 7.5 इंडियन रुपए के बराबर ही हो गया। अब इस कदम का गल्फ रूपी पर क्या असर हुआ, इससे पहले समझते हैं कि ये कदम उठाया क्यों गया। दरअसल 1965 के युद्ध के बाद भारत की इकोनॉमी काफी मुश्किल में थी। जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत इंपोर्ट करता था। इंपोर्ट के लिए डॉलर लगता था, जो उस वक्त हमारे पास नहीं थे। विदेशी मुद्रा की इस कमी को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह फॉरेन कंट्रीज की हेल्प पर डिपेंड थे। अमेरिका से भी हमें काफी हेल्प मिलती थी, लेकिन 1966 में ये मदद रोक दी गई। वहीं वर्ल्ड बैंक ने भारत के सामने शर्त रख दी कि विदेशी सहायता तभी मिलेगी जब भारत अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन करे।
इसके अलावा 1966 में ही अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन और इंदिरा गांधी की मुलाकात हुई, जिसमें लिंडन ने वादा किया कि अगर रुपया डीवैल्यू किया गया तो बदले में वो $900 मिलियन की फाइनेंशियल हेल्प देंगे। वहीं फूड सप्लाई में भी वो भारत की मदद करेंगे। इस समय भारत के कई इलाके सूखे से जूझ रहे थे। अगर वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल हेल्प रोक देता तो लाखों लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाती। इसलिए मजबूरी में 6 जून को इंदिरा गांधी ने रुपये के डिवैल्यूएशन का फैसला लिया। अचानक लिए गए इस फैसले का एक कारण यह भी था कि उस दिन कुछ घंटों बाद IMF बोर्ड की मीटिंग होने वाली थी, जिसमें रुपये का पाउंड और डॉलर के साथ एक नया एक्सचेंज रेट अप्रूव होना था। हालांकि इस फैसले को लेकर इंदिरा को भारी विरोध सहना पड़ा, क्योंकि इंदिरा गांधी के इस फैसले का गल्फ रूपी पर असर हुआ था। क्योंकि नोट भले ही अलग थे, लेकिन गल्फ रूपी भी भारतीय रुपए ही था। जब इंडियन रुपये का डिवैल्यूएशन हुआ तो गल्फ रुपये का भी हो गया। खाड़ी के देशों ने इस मामले में ब्रिटिश सरकार से बात की, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। आखिर में फैसला किया गया कि गल्फ रूपी का यूज बंद कर दिया जाए। इस तरह 1966 के आखिरी तक खाड़ी के तमाम देशों में भारतीय रुपया बंद हो गया। भारतीय रुपयों के साथ साथ हज रुपया भी बंद हो गया। इनकी जगह दिनार या सऊदी रियाल ने ले ली। इसके बाद ये नोट सिर्फ उन लोगों के काम के रह गए जो पुराने नोट इकट्ठा करने के शौकीन थे, जिन्हें आज भी कभी कभार नीलामी में देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर फिर से गल्फ कंट्रीज में इंडियन रुपया चलने लगे तो क्या होगा, और क्या ऐसा हो सकता है? फिलहाल तो ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं कि वहाँ फिर से इंडियन रुपया चले, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि इंडियन अपनी करेंसी में ही गल्फ कंट्रीज के साथ ट्रेड करे, जैसे आज भारत कई देशों के साथ कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय रुपये की वैल्यू बढ़ेगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।